स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। वो एक कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। आज का किस्सा शायद जितना डरावना है लेकिन एक सीख भी दे के जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन शायद कई बार किसी की हुई मदद गले की फांस बन जाती है। रोहित गांव में रहने वाला एक लड़का, काफी कोशिशों के बाद उसकी नौकरी लगती नहीं। एक दिन वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे। या तो वो गांव की नहर में छलांग लगा के डूब के आत्महत्या कर लेता, या फिर एक रिस्क लेता वो शहर में जाकर नौकरी ढूंढता, किसी भी तरीके की। हालांकि एक ग्रेजुएट लड़का, क्या उसको मजदूरी शोभा देती है? लेकिन मजबूरी सब कुछ करा लेती है, मजदूरी भी। यही सोचकर रोहित चल पड़ा शहर की। किस्मत अच्छी थी, जब वो शहर पहुंचा उसको कुछ काम मिला। काम बिल्कुल लो स्केल था, काफ़ी कम पैसे थे, लेकिन जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी थी। वो चाय पी रहा था एक टपरी पर, और बस बातों बातों में पूछ रहा था कि भाई काम वगैरह कोई आसपास किसी फैक्ट्री वगैरह में अगर काम को मिल जाता तो शायद उस चाय के टपरी वाले का कोई जान पहचान वाला था। उसने उसको एक सेठ से मिलाया। अब सेठ ने रोहित के हाव भाव देखे, उसके बोलने का तरीका देखा, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी। उसको कॉन्फिडेंस नजर आया रोहित में। उसने उसे एक जटिल काम दिया। क्लॉथ ब्लॉकिंग का एक काम होता है जिसमें जो क्लॉथ पर कुछ ब्लॉकिंग वगैरह करनी होती है, उस पर प्रिंट्स करने होते हैं। वो सेठ जी एक नई फैक्ट्री लगाना चाह रहे थे, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक फैक्ट्री लगाने की सोच रहा हूँ, तुम उसे सुपरवाइज करो। तनख्वाह बहुत कम होगी, यानी कि एक सुपरवाइज़र की तनख्वाह मज़दूरों जितनी ही होगी, लेकिन फिर भी अगर काम ठीक चला, फैक्ट्री सफल हुई, तो शायद तुम्हारी तनख्वाह बढ़ ही जाए। अब रोहित जी जान से उस फैक्ट्री में काम करने लग पड़ा। अच्छे से सुपरवाइज करता, उसकी मेहनत जो है वो रंग लाना शुरू कर गई। कुछ ही महीनों में फैक्ट्री का बिजनेस अच्छा चल पड़ा, और सेठ तो उससे खासा कुछ थे। उन्होंने तो मिट्टी में पैसा लगाया था और वो सोना बन चुका था। अब जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा था तो रोहित को इस चीज़ की भी अथॉरिटी मिल रही थी कि वो कुछ लोगों को हायर कर सकता है। जहाँ आज से कुछ महीने पहले रोहित खुद नौकरी ढूंढ रहा था, देखिए ना किस्मत कैसे पलटी मारती है। आज वो इस मुकाम पर था कि वो लोगों को भी नौकरी दे। अब धीरे धीरे ये बात गांव में भी विख्यात हो चुकी थी कि भाई नौकरी वगैरह, मतलब रोहित अच्छा काम कर रहा है, अच्छी जगह नौकरी कर रहा है। ऐसे ही उनका एक गांव में जानने वाला परिवार था। उनका एक लड़का था, सतीश। लगभग लगभग सतीश की भी वैसे ही कहानी थी जो रोहित की कहानी थी। पढ़ा होने के बावजूद भी उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, और वो जगह जगह की खाक छान रहा था। अब जब ये बात पता लगी कि रोहित अच्छी जगह शहर में काम कर रहा है, और साथ में कुछ काम करने वालों की भी ज़रूरत है, रोहित से बात की जाती है। लेकिन जिस समय रोहित से इसके बारे में बात की जाती है उस समय सच में कोई वैकेंसी थी नहीं। निराशा हाथ लगी सतीश और उसके पेरेंट्स को। लेकिन शायद भाग्य ने एक बार फिर से साथ दिया। कुछ ही समय बाद, जो बिल्कुल पास वाली एक फैक्ट्री थी जो काफ़ी देर से बंद पड़ी थी, अब फैक्ट्री का काम काफ़ी एक्सपेंड हो चुका था। तो सेठ ने सोचा कि उस फैक्ट्री को भी हायर कर लिया जाए, यानी कि उसको खरीद लिया जाए और उसमें भी काम शुरू कर दिया जाए। उनका प्रोग्राम यह था कि उस फैक्ट्री में रात के समय में भी काम चला करेगा, और रात के समय में अलग से वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। रोहित से बात की गई और उसको पूछा गया कि भाई आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो रोहित ने झट से हाँ कह दिया। अब रोहित ने फ़ोन करके सतीश को बता दिया कि भाई कुछ ही महीनों में हमारी फैक्ट्री नई शुरू होने वाली है, और मैंने तेरा नाम रिकमेंड कर दिया। तो अगर तो कहीं नौकरी मिल गई या ठीक है, लेकिन अगर कहीं नौकरी नहीं मिली तो फिर तैयार रहना। ये बात सुनकर सतीश और उसके पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हुए कि चलो भाई कुछ महीनों में काम धंधा मिल जाएगा, अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। कुछ महीनों बाद फैक्ट्री को अच्छे तरीके से रेनोवेट किया, मशीन्स लाई, और वहाँ पर काम करना शुरू हो गया। सतीश की जो शिफ्ट थी वो रात की शिफ्ट थी, लेकिन एक पैटर्न था।
जो उस नई नवेली फैक्ट्री में नज़र आता था, वो ये था कि वहाँ पर रात को काम करने वाले लोग ज़्यादा समय टिक नहीं पाते थे। कुछ महीनों नहीं बल्कि कुछ ही दिनों में लोग काम छोड़ जाते थे। अब इससे कहीं ना कहीं रोहित का रुतबा और बढ़ चुका था, क्योंकि सेठ को लगता था कि शायद रोहित ही है वो जो दूसरी फैक्ट्री को भी बढ़ा सकता है, उसका काम बढ़ा सकता है, लेकिन अब एक आदमी सारे दिन रात काम तो कर नहीं सकता। तो उसने सेठ ने रोहित से बात की कि भाई अब क्या बात है, क्या दिक्कत है, आपने बात की लेकिन रोहित कहता है सेठ को कि मैंने कईयों से बात करने की कोशिश की जिन्होंने जॉब छोड़ी, लेकिन कोई भी तसल्ली बख्श जवाब देता नहीं था। तो सेठ जी ने कहा, और सतीश? रोहित ने कहा कि सतीश काम तो कर रहा है, आज तक उसने नौकरी छोड़ने की बात नहीं की। मुझे तो लगता है कि जो ये नौकरी करने आए थे इनको तो जरूरत थी ही नहीं, वरना ये नौकरी छोड़कर जाते ना। देखो सतीश भी तो काम कर रहा है। लेकिन शायद सेठ जी के मन में कोई बात थी, वो फिर भी कहते हैं कि एक काम करो, सतीश को बिठाकर पूछो कि क्या दिक्कत आ रही है, वो कुछ ऑब्जर्व तो कर ही रहा होगा। और अगर सतीश कॉन्फिडेंट है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना सतीश को हम सुपरवाइजर बना देते हैं। रोहित ये बात सुनकर खुश होता है कि ये बात भी ठीक है, चलो हमारे गांव का लड़का सुपरवाइजर बनेगा, अच्छे से काम करेगा और तरक्की करेगा। अब अगली सुबह रोहित सतीश को बुलाता है, लेकिन वो सतीश को देखकर दंग रह जाता है। कुछ दिन पहले जो सतीश हट्टा कट्टा, काफ़ी काफ़ी उसका फेस पर ग्लो था, आज उसकी आंखें काली और बहुत ही मुरझाया हुआ चेहरा। ये देखकर रोहित को काफ़ी अजीब लगा और उसने पूछा कि भाई क्या बात होगी, अच्छे से नींद नहीं आ रही, क्या बात है, कुछ खाने वगैरह की दिक्कत है या पानी नहीं पचा शहर का? सतीश बड़ा गुमसुम सा रहता है और वो कहता है नहीं नहीं रोहित भाई, कोई बात नहीं ऐसी, बस कुछ परेशानी है काम की, काम ज़्यादा है ऐसा है। लेकिन रोहित कहता है कि भाई काम की तो मैं समझ आती है, लेकिन मुझे ये बात बता कि जो ये वर्कर्स हैं वो ये काम छोड़कर जा क्यों रहे हैं? अब सतीश कहता है कि रोहित भैया आपको क्या बताऊं, देखो आपके मुझ पर काफ़ी एहसान है, आपकी वजह से मैं इस फैक्ट्री में लगा। अगर आपकी वजह से मैं इस फैक्ट्री में ना लगता तो हो सकता है कि मैं भी ये जॉब छोड़ देता। अब जब ये बात सुनता है रोहित, तो वो बड़ा हैरान होता है। जहाँ वो अपने मन में ये बात लेकर आया था कि वो सतीश को सुपरवाइजर बना देगा, और ये तो भाई जॉब छोड़ने की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन इंडिकेशन तो दे रहा है कि अगर आप ना होते तो मैं जॉब छोड़ देता। अब वो पूछना शुरू करते हैं कि भाई फिर बात क्या है, कुछ क्या दिक्कत है? तो सतीश अब रोने लग पड़ता है। आंसू डर की वजह नहीं थी, डर की वजह थी वो खौफ, सतीश की आंखों में खौफ जो कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा था। सतीश कहता है कि रोहित भैया वो टिकने नहीं देता किसी को। तो रोहित कहता है कि किसकी बात कर रहे हो, अरे कौन बदमाशी कर रहा है? तो सतीश कहता है कि वो काला प्रेत। तो रोहित कहता है कि अरे क्या बकवास कर रहा है? सतीश कहता है कि मुझे पता है आप नहीं मानोगे, इसलिए मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, आपसे भी। मैं बस काम करे जा रहा था और यही सोच रहा था कि जिस दिन वो मुझे मौत दे देगा उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाएगी, फिर शायद आप सबको विश्वास आ जाएगा। जब ये रोहित सुनता है बात, उसको महसूस होता है कि शायद सतीश को तरीके से प्यार से उससे बात करनी चाहिए। तो फिर वो पूछता है कि भाई मुझे खुलकर बता तो सही कि कौन सी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? तो सतीश कहता है कि भैया उस फैक्ट्री में एक काली परछाई रहती है, वो जब हम काम करते हैं ना, वो सबको परेशान करती है, इसलिए तो सभी जॉब छोड़कर जाते जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ इसलिए काम कर रहा हूँ कि मैं आपके नाम पर दाग नहीं लगाना चाहता। तो रोहित कहता है कि अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, तू काम करना शुरू कर। मैं तो तेरे से बात ये करने वाला था कि सेठ ने की है बात कि तुझे सुपरवाइजर बना देंगे। अरे इन सब चीज़ों को छोड़, इन सब वहम भर्मों को छोड़, अच्छे से काम कर। अगले हफ्ते मैं तेरे साथ फिर से बात करूँगा, अगर मुझे सब कुछ ठीक लगा तो तू इस फैक्ट्री का सुपरवाइजर होगा। जहाँ कुछ समय पहले सतीश की आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों में खौफ था, वो हंसने लगता है। वो कहता है कि भैया कोई यहाँ पर काम करेगा तो मैं सुपरवाइजर बनूंगा, जब यहाँ पर कोई टिकेगा ही नहीं तो फिर सुपरवाइजर कैसे?
कौन और क्यों ही बनेगा। खैर, ये बात कहकर सतीश चला जाता है। एक दो दिन बीतते हैं। रोहित को फोन आता है फैक्ट्री से रात को कि सतीश को कुछ हो गया है, जल्दी से आइए। रोहित भागा भागा फैक्ट्री की ओर जाता है और देखता है कि सतीश को तो जैसे पागलपन के दौरे पड़े हुए थे। जैसे ही रोहित पहुंचता है तो सतीश रोहित की तरफ देखकर कहता है कि कहा था ना कि किसी को काम नहीं करने दूंगा, तू नहीं माना, अब इसका अंजाम देख। उसकी आवाज, सतीश की आवाज थी ही नहीं, मानो जैसे कई प्रेत उसके अंदर से बोल रहे हैं। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल, एक आम इंसान के नाखून जानवर की तरह बने हुए थे, और वो किसी को नहीं बल्कि खुद ब खुद अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहा था। उसका सारा मुंह ऐसे नोचा गया जैसे किसी जंगली जानवर ने प्रहार किया हो। ये देखकर रोहित की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। जल्दी से उसको किसी तरीके से बांधा जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, उसको नींद का इंजेक्शन दिया जाता है और उसके बाद हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। आनन फानन में उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। जब उसके पेरेंट्स ये दशा देखते हैं तो वो रोहित को बुरा भला कहने लग पड़ते हैं कि तुझे पता था कि इस फैक्ट्री में कुछ है। सतीश ने हमें बताया था कि मैंने रोहित भैया से बात की, लेकिन रोहित भैया नहीं माने। अरे किस घड़ी में हमने तुझे कह दिया था अपने बच्चे को नौकरी दिलाने के लिए। हमारे बच्चे की जान पर बनना ही यार, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहित भी इस बात से शर्मिंदा था कि सतीश ने बात कही तो थी, लेकिन रोहित ने उसे लाइटली लिया। अब सतीश भी गांव जाता है रोहित के साथ ही। अब रोहित भी सतीश के साथ ही गांव जाता है और गांव के किसी बाबा को दिखाया जाता है। वो मना कर देते हैं कि कभी भी बाद में उसे उस फैक्ट्री में मत लेकर जाया जाए। सेठ जी तक सेठ जी तक भी बात पहुंच जाती है। रोहित बात करता है, सारी बात बताता है, और सेठ जी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे तो लगता है कि ये सभी काम ना करने के बहाने। लेकिन रोहित किसी पर भी विश्वास ना करे, वो सतीश पर तो विश्वास कर सकता था। और वो काफी कॉन्फिडेंट होकर सेठ जी को कहता है कि सेठ जी, मैं सतीश पर तो विश्वास करता हूँ, मुझे उसकी हालत देखकर ऐसा ही लग रहा है कि हो ना हो कुछ तो दिक्कत है। अब जब ये बात सुनते हैं सेठ जी तो वो कहते हैं कि फिर इस बात का पता कैसे लगेगा। तो रोहित कहता है कि इसका तो पता लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है कि मैं उस फैक्ट्री में जाऊं। आप ऐसा कीजिए, आज के दिन उस फैक्ट्री में उसको बंद कर दीजिए, मतलब आज छुट्टी कर देते हैं रात को वर्कर की, और मैं देखता हूँ कि क्या दिक्कत है, क्या सच में कुछ ऐसा है जिसके बारे में सतीश बात कर रहा था, या फिर जो बाकी वर्कर्स हैं वो इतना जल्दी छोड़कर क्यों जा रहे हैं। सेठ जी इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में डर तो था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन रोहित काफ़ी डेडिकेटेड था और वो साफ तौर पर कहता है कि मैं फैक्ट्री का नाम बदनाम नहीं होने दूंगा सेठ जी, मैं देखूंगा जाके। अब जब वो इतनी बात कहता है तो सेठ जी भी मान जाते हैं। आखिर उनकी भी तो इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी ना, वो भी अपने इस प्रोजेक्ट को कैसे बंद कर देते। अब कोई खुद ही कहे जा रहा है तो वो कितनी बार मना कर देते, इसलिए वो भी मान गए। आज रात रोहित के लिए कहर की रात होने वाली थी। शायद उसको नहीं जाना चाहिए था, शायद उसको सतीश की बात पर आंख बंद करके यकीन कर लेना चाहिए था। अब आज रात तैयारी होती है रोहित की उस फैक्ट्री में जाने की। जब वो उस फैक्ट्री में जाता है तो उसे शुरू में तो कुछ महसूस नहीं होता। इतनी जल्दी क्या सच में कुछ हो जाता है? नहीं। अब वो फैक्ट्री में घूम रहा था। जैसे जैसे वो फैक्ट्री में घूम रहा था वैसे वैसे ही उसका आत्मविश्वास बढ़ते जा रहा था कि कुछ नहीं है। क्या यहाँ पर कुछ पागलपन है जो जानबूझकर वर्कर कर रहे हैं, और सतीश भी उनकी देखा देखी ये सब कुछ कर रहा है। ये बातें घूम रही थी। अचानक पीछे से एक तेज आवाज आती है, जैसे कोई
टूल गिरा हो। सतीश रोहित जल्दी से उस तरफ मुड़ के देखता है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। उसे लगता है कि शायद किसी चूहे या किसी छोटे से जानवर की वजह से कुछ चीज गिर गई होगी। अब वो उस जगह पे जाता है जहां पर वो चीज या टूल गिरा था। कुछ देर वो उसको निहारता रहता है, आसपास देखता है कि कहीं कोई जानवर तो नहीं। लेकिन जैसे ही वो उस टूल पर हाथ लगाता है, उसके हाथ पर कुछ गिरता है, कुछ थूक जैसा। उसको लगता है कि ये कहाँ से गिर रहा है। यकीनी तौर पर ऊपर से ही गिर रहा होगा। अब जैसे ही वो छत की ओर ध्यान देता है तो एक काली परछाई जो दीवार से यानी छत से सटी पड़ी है, उसके मुंह से थूक की लार निकल रही है। आंखें उसकी चमकदार, नुकीले दांत। जैसे ही रोहित ये देखता है नजारा, वो तो बस वही का वही सन्न हो जाता है। उसके तो हिलने तक की हिम्मत नहीं रहती। उसके देखते ही देखते वो परछाई उस फैक्ट्री के चारों ओर दीवारों से इधर उधर भागने लग पड़ती है। इतनी तेज किसी इंसान की तो हिम्मत हो ही नहीं सकती। ये बात रोहित को समझ आ चुकी थी। ये शायद वही परछाई थी जिसके बारे में सतीश बात कर रहा था, और जिसको सतीश को जिसने काबू किया था। अब रोहित, जो इन बातों में विश्वास नहीं करता था, जिसको शायद वो मजदूरों का वहम भरम लग रहा था, सतीश का वहम भरम लग रहा था, आज अपने सामने उस प्रेत को देख रहा था। देखते ही देखते उस फैक्ट्री में अजीब सी तरीके की बदबू छा जाती है। और रोहित, उसके पास अब सिर्फ एक रास्ता था, वो था बाहर का रास्ता। वो अपनी पूरी जान लगाकर बाहर की ओर भागता है और पलट के भी उस फैक्ट्री की तरफ नहीं देखता। कुछ देर तक जैसे तैसे करके अपने आप को संभालता है। फिर उसके बाद वो सेठ जी को फ़ोन करता है, और फ़ोन करने के बाद सब कुछ बताता है। जो जो उसने देखा, जो जो उसने सुना था, सब कुछ सच था। सेठ जी उसे घर पे बुलाते हैं रात के समय में। वो जब सेठ जी के घर जाता है, सेठ जी उसकी हालत देखकर खुद घबरा जाते हैं कि सच में कुछ बहुत बड़ा होगा। सेठ जी तो अपने माथे पर हाथ रख देते हैं कि मुझे लगता है कि शायद फैक्ट्री में कुछ दिक्कत थी पहले से। मैंने सस्ती होने के चक्कर में ध्यान नहीं दिया। अब उसके बाद अब सेठ जी भी अपनी तरफ से सारा मुआयना कराने लगते हैं कि भाई कि क्या है इस फैक्ट्री में ऐसा कि रात के समय में यहाँ पर भूतों का डेरा लग जाता है। कुछ दिन तक छानबीन की जाती है और फिर पता लगता है कि आज से कई साल पहले जब ये फैक्ट्री आबाद थी, तो यहाँ पर एक हादसा हुआ था। एक मजदूर की बड़े ही बुरे तरीके से मौत हो गई थी। उसके ऊपर बहुत हैवी मशीनरी गिरी थी। लाश तो जैसे उसकी बस प्रेस होकर रह गई थी। उसकी मौत के बाद धीरे धीरे करके फैक्ट्री में कई घटनाएं होनी शुरू हुई, कई अनहोनी होनी शुरू हुई, और उसके बाद ये फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो गई। शायद उस मजदूर का प्रेत आज भी वहां पर भटक रहा है और वो किसी को काम नहीं करने देता। रोहित, जिसने भलाई की, जिसने कोशिश की कि अपने लोगों को भी साथ में काम मिले, उसे तिरस्कार सहना पड़ा उन्हीं लोगों से। शायद इसमें गलती किसी की नहीं थी, ना रोहित की थी, ना सेठ की, ना ही सतीश और उसके माँ बाप की। लेकिन भुगतना सबको पड़ा। किसी को अपनी जान खतरे में डालकर, किसी को अपना पैसा खतरे में डालकर, किसी को अपनी नौकरी खतरे में डालकर। रोहित आज भी फैक्ट्री में काम कर रहा है। वो दूसरी फैक्ट्री, दिन के समय में तो काम चलता है, लेकिन रात के समय में वहाँ पर कोई भटकता नहीं है। और सतीश, जैसे ही वो ठीक हुआ तो उसको फिर से फैक्ट्री में लेकर आया गया, लेकिन उस फैक्ट्री में नहीं, बल्कि रोहित वाली फैक्ट्री में। सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन उस प्रेत का क्या? उस
मजदूर की बेचारी आत्मा का क्या, जो आज भी भटकती है रात के समय में अपने मुक्ति के इंतजार में। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस्सा कैसा लगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। कई बार कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर खास तौर पर जो ऐसे प्रेत होते हैं उनको किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं होती। ये किस्सा भी कुछ ऐसा ही है जैसा पिछला था, लेकिन इसकी जो कहानी है वो भी कुछ लाजवाब ही है। दीक्षांत, जो कि काफ़ी पढ़ाई लिखाई करने वाला बच्चा था, उसके कई सपने थे। उन्हीं सपनों को लेकर वो दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है। अब वो हॉस्टल में आता है। दीक्षांत की एक समस्या थी। जैसे आपने सुना होगा कि कई जो बच्चे होते हैं वो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, वो शेयरिंग में रूम लेना पसंद नहीं करते। लेकिन इसके बरक्स दीक्षांत को तो शेयरिंग में ही रूम लेना था, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसे रात के समय में समस्या आती थी, वो अकेला नहीं सो पाता था। अब जब वो हॉस्टल में एंट्री करता है तो सभी जो रूम बच चुके थे वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल रूम थे। दीक्षांत कहता है कि भाई देखो ना, कहीं तो कोई तो रूम होगा। अब कोई भी रूम उसे मिल नहीं रहा था, सिर्फ एक रूम को छोड़कर, जो काफ़ी समय से बंद पड़ा था। वो डबल बेड रूम था, यानी कि शेयरिंग वाला रूम था, लेकिन काफ़ी बरसों से कोई यूज़ नहीं कर रहा था उसे। अब जब दीक्षांत को पता लगता है कि एक ऐसा रूम है लेकिन उसे मिल क्यों नहीं रहा, तो वो पूछता है, उसे कोई वाजिब जवाब नहीं मिलता। दीक्षांत की फैमिली की अच्छी जान पहचान थी, इसलिए जब ऊपर से फरमाइश आती है तो उसको रूम तो दे दिया जाता है। लेकिन उस रूम के कुछ किस्से थे। पता लगता है कि उस रूम में पहले पहले लड़के ज़्यादा देर तक रह नहीं पाते थे। कुछ ही दिनों में वो इसको छोड़ने की रिक्वेस्ट कर देते थे और उसको ये बात बता दी गई थी जो रजिस्ट्रार होते हैं, जो वार्डन होते हैं, उनके द्वारा कि भाई ये रूम में बच्चों को कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए हम ये रूम किसी को देते नहीं है। लेकिन अब दीक्षांत काफ़ी ऊंची ऊंची बातें करने लग पड़ा था कि मैं कुछ ऐसे नहीं डरता बच्चों को। हाँ ठीक है, मेरी समस्या है, मैं अकेला नहीं सो पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं डरपोक हूँ। ये लोग भूत प्रेतों की बात करते हैं, मैं इनसे नहीं डरता। तो रजिस्ट्रार कहता है कि भूत प्रेतों की बात कर कौन रहा है, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई टिक नहीं पाता। तो दीक्षांत कहता है कि अरे यही तो बात है ना, बात तो आखिर में आकर भूतों पर टिक जाती है कि हाँ जी भूत प्रेतों की बात होगी। खैर, दीक्षांत की सिफारिश और उसकी इच्छा के मुताबिक उसको रूम मिल जाता है। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। उसके बाद उसके साथ जो होने वाला था वो शायद, उसके बाद दीक्षांत तौबा कर जाता जिद करने से। अब दीक्षांत सामान अपना रखता है और वेट करता है कि उसका जो रूममेट है कब आएगा, आएगा भी कि नहीं, क्योंकि भाई लोग तो कहते हैं कि इस रूम में जाना ही नहीं। चलो देखते हैं। कुछ समय बाद एक लड़का आता है। वो जो लड़का था उसकी लुक थोड़ी सी, मतलब उसने जो कपड़े डाले हुए थे कुछ रेट्रो टाइप कपड़े डाले थे, जैसे काफ़ी, मतलब पहले के हों, अपने फादर की शायद डाल ली हों जब वो छोटे होते थे, यानी उसकी उम्र के होते थे। अब दोनों हाथ वगैरह मिलाते हैं और दीक्षांत पूछता है लड़के से कि भाई क्या हाल है, सब ठीक ठाक है। वो भी हाँ करता है। तो वो उसको हंस के कहता है कि तुमने ये रूम ले लिया बड़ी जल्दी। तो वो लड़का कहता है कि मैं समझा नहीं। कहते हैं यार इसके बारे में मैंने काफ़ी सब कहानियाँ सुनी हैं। तो वो लड़का कहता है कि क्या क्या कहानी सुनी है, मुझे भी पता लगे। तो दीक्षांत कहता है बाय द वे मैंने आपका नाम नहीं पूछा। तो वो लड़का हंस के कहता है कि लक्ष्मण हूँ मैं, लक्ष्मण नाम है मेरा। तो दीक्षांत कहता है कि भाई कहानियाँ पता नहीं, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि ये जो रूम है कुछ ज़्यादा समय तक यहाँ पर टिक नहीं पाता कोई।
चले जाते हैं, लेकिन मैं तो भाई सबको साबित करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर कैसे टिका जाता है। ये बात सुनकर लक्ष्मण हंसने लग पड़ता है और कहता है चलो मैं भी आपके साथ ही हूँ। लेकिन किस्सा तो है इस कमरे का बड़ा पुराना, लेकिन सच जो यहाँ हुआ था। अब जब ये बात दीक्षांत सुनता है तो कहता है कि अच्छा तुम्हें किस्सा पता लग गया, तो बताओ यार, मुझे भी बताओ क्या किस्सा है, मुझे भी तो पता लगे। तो लक्ष्मण कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि उसके बाद कहीं तुम इस कमरे से भाग ना जाओ। तो वो लक्ष्मण से कहता है कि भाई शर्त लगी, मैं नहीं भागूंगा, कहीं तुम तो नहीं भागोगे। तो लक्ष्मण कहता है कि मैं क्यों भागूंगा, मुझे भागने की जरूरत ही नहीं। खैर अब दीक्षांत कहता है चलो ऐसा करते हैं, मेस में जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, आने के बाद फिर हम किस्सा सुनेंगे। आज हम शुरुआत ही किस्से से करेंगे। लेकिन लक्ष्मण कहता है नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम जाओ आराम से खाना खाओ, फिर किस्सा सुनना। कहता है चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब वो खाना वगैरह खाता है, रात को आता है, और अब दोनों की बातें शुरू होती हैं। दीक्षांत उस किस्से को सुनना चाहता था। अब किस्सा शुरू होता है। लक्ष्मण कहता है कि काफी साल पहले की बात है, यहाँ पर एक लड़का रहता था, बड़ा ही होनहार, वो कहे तो काफी प्रतिभाशाली लड़का था, बहुत अच्छा डॉक्टर बनता। लेकिन कुछ हुआ जिसके बाद सब कुछ बदल गया। उसी के साथ एक लड़की पढ़ती थी, डॉक्टर साहब को प्यार हो गया, उस लड़की को भी उससे बहुत प्यार हो गया। लेकिन शायद एक कमी थी उस लड़के में, दुनिया की नजर में सो कॉल्ड जाति, वो आड़े आ गई। लड़की राजपूत फैमिली से ताल्लुक रखती थी और लड़का बेचारा दलित फैमिली से। उसके प्यार के बारे में लड़की के पिता को पता लग गया। समझाने की कोशिश की गई लेकिन कोई नहीं माना। लड़की दिलो जान से उससे प्यार करती थी, लड़का भी। लेकिन एक बार उसके पिता ने कुछ गुंडे भेजे, इसी कमरे में उस लड़के को पीटा गया, इतना पीटा कि वो मर गया। इसी कमरे में टुकड़े किए गए उसके, और जो अलमीरा है उसमें डाल दिया। जब बदबू आई तो पता लगा कि वो लड़का नहीं रहा। तब तक किसी को नहीं पता था कि ये कांड हुआ, जो गुंडे थे भाड़े के गुंडे थे। किसी को भी उसके पिता पर शक नहीं हुआ, और उसके पिता ने जबरदस्ती उस लड़की की शादी तय करा दी। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि लड़की दिलो जान से प्यार करती थी। जिस दिन उसकी शादी थी उसी रात उसने फांसी लगा के जान दे दी। कहते हैं कि उस लड़के की नहीं, बल्कि उस लड़की की आत्मा भी इसी कमरे में रहती है, और अगर कोई आए यहाँ पर तो उसे गवारा नहीं होता। दीक्षांत ये बात जब सुनता है तो वो ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ता है। वो कहता है कि भाई हो गया तुम्हारा, अच्छी मूवी बन सकती है। बाय द वे मुझे लगता है कि शायद ये किसी मूवी की स्टोरी है, अब मुझे याद नहीं आ रहा, पर जब याद आएगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ये कहकर बस वो चादर ओढ़ता है और गुड नाइट कह के सो जाता है। रात के समय में कुछ पायल की आवाज आना शुरू होती है। अब बॉयज हॉस्टल और पायल की आवाज काफी अनयूजुअल चीज थी। अचानक से आंख खुलती है दीक्षांत की और वो देखता है आसपास अंधेरा। हल्की हल्की रोशनी में नजर आता है कि उसका उसका रूममेट तो है ही नहीं उस कमरे में। फिर वो उठता है, शायद वो कहीं वॉशरूम गया हो। दरवाजे की ओर देखता है, दरवाजा अंदर से लॉक था। ऐसा कैसे हो सकता है कि दरवाजा अंदर से लॉक हो और कोई बाहर चला गया हो। खैर, पायलों की आवाज ज्यादा तेज हो चुकी थी।
दीक्षांत को अब सच में डर लग रहा था। वो सोने की कोशिश करता है लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। अब पायल की आवाज बिल्कुल उसके पास पास आने लगी, और जैसे ही उसने आंख खोली देखा कि एक दुल्हन उसकी तरफ पीठ खड़ी करके खड़ी हुई है। अब फिर वो कमरे की तरफ देखता है और दरवाजा अंदर से बंद था। ये कैसे हो सकता है कि कोई आ गया हो? खैर, वो आवाज लगाता है उसे कि आप कौन हो? आप यहाँ पर कैसे आए? लेकिन उसकी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती। वो वैसे ही चुपचाप खड़ी थी, कोई भी आवाज नहीं। दीक्षांत उसे फिर से कहता है कि आप हो कौन? आप बताओ तुझे आप यहाँ पर कैसे आई? लेकिन फिर से उसका कोई रिएक्शन नहीं आता। लेकिन अचानक से वो मुड़ती है, और जब वो मुड़ती है तो दीक्षांत सन का सन रह जाता है, क्योंकि उसकी वेशभूषा तो दुल्हन वाली थी, लेकिन उसका जो फेस था वो किसी चुड़ैल से कम नहीं था। बिगड़ा हुआ चेहरा, लाल आंखें, और वो बिल्कुल पास आती है दीक्षांत के। अब दीक्षांत और वो चुड़ैल आमने सामने देख रहे थे। अचानक से वो चुड़ैल चीख मारती है ऊंची। दीक्षांत जो सन का सन बैठा हुआ था, ना जाने उस चीख से उसमें कैसी फुर्ती आती है, और जल्दी से वो दरवाजा खोलता और बाहर की तरफ भागता। भागते भागते वो वार्डन के रूम की तरफ जाता और तेज तेज रूम को खटखटाने लगता। इतनी हलचल सुनकर सारे का सारा हॉस्टल इकट्ठा हो जाता है, और वो वार्डन को सब कुछ बताता है। वार्डन उसे जल्दी से कहता है कि तुम जल्दी से रूम को चेंज करो, मैं बाद में देखता हूँ। और वो कहता है कि लेकिन लेकिन लक्ष्मण का क्या? तो वार्डन कहता है, कौन सा लक्ष्मण? तो वो कहता है, जो मेरा रूममेट है। तो वो कहता है कि किस रूममेट की बात कर रहे हो तुम? तो निशांत कहता है, जो आज आया था मेरा रूममेट। तो वार्डन कहता है कि पागल हो गए हो क्या? कोई भी रूममेट तुम्हें अभी अलॉट हुआ ही नहीं तुम्हारे रूम में सिवाय तुम्हारे। लेकिन वो कहता है, फिर वो कौन था लक्ष्मण? वार्डन कहता है, मुझे क्या पता इसके बारे में। जहां तक मेरी नॉलेज है कि कोई भी लड़का तुम्हारे रूम में नहीं आया। अब जैसे तैसे करके रात गुजरती है, रूम उसका चेंज कर दिया जाता है। रजिस्ट्रार भी उसको तंज कसता है कि ले लिया मजाक, कर दिया साबित, कहा था ना कि उस कमरे में कोई नहीं टिक पाता। दीक्षांत का मुंह उतरा हुआ था, उसे अपनी गलती का एहसास था, लेकिन फिर भी वो पूछता है कि मैं समझ गया, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं लगी कि ये लक्ष्मण। अरे मैंने उसे हाथ मिलाया, उसने मुझे सारा किस्सा सुनाया कि क्या क्या हुआ था। ये लक्ष्मण है कौन? तो फिर रजिस्ट्रार एक पुराना रजिस्टर निकालता है और कहता है कि ये वही लड़का है जिसकी इस कमरे में हत्या की गई थी। लक्ष्मण वही बदनसीब लड़का था, यानी कि वो बात कर रहा था उसी लड़के के प्रेत से। उसी प्रेत ने उसे सारी कहानी सुनाई और कहीं ना कहीं उसे आगाह भी किया कि इस कमरे में ना रहे। लेकिन शायद उसकी जो गुस्ताखी थी कम नहीं हुई, और उस दुल्हन को बीच में आना पड़ा उस कमरे से बाहर निकालने के लिए। आई होप किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको किस्सा। कुछ अपने व्यूअर्स हैं जो मुझे कमेंट में बता रहे हैं, जैसे प्रॉब्लम के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि भाई कईयों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो
लैंग्वेज है वो इंग्लिश में लग रही है, तो वो ऑटो डब का एक ऑप्शन होता है जो अभी यूट्यूब ने इंट्रोड्यूस किया हुआ, तो उसकी वजह से कईयों की इंग्लिश इंग्लिश में आ रही है। तो जब आप वीडियो देखेंगे, वीडियो में आपके सेटिंग्स में जाके ट्रांसलेशन आएगा, ट्रांसलेशन सॉरी आएगा, तो ट्रांसलेशन में जाके आप उसको हिंदी में कर देंगे, तो उसके बाद आपका जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जा रही है वो नहीं होगी। तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, और साथ के साथ ही जो मेंबरशिप है उसको भी आप एक बार गौर कीजिएगा। मेंबरशिप में अभी तक 2 वीडियोस अपलोड हुई हैं, जल्दी ही तीसरी भी होगी। अगर आप कुछ हटके कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के एपिसोड में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।